हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पथ स्टडी पॉइंट पर। दोस्त, हम बात कर रहे थे नंबर सिस्टम की, और नंबर सिस्टम में कल हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में जाना था कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती है, अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है, उनकी पहचान क्या होती है। और फिर हमने उनको दशमलव की सहायता से पहचानने की कोशिश भी की थी कि जैसे बात करते हैं थोड़ा उसी पे, कि जैसे अगर बात करते हैं परिमेय संख्या की, परिमेय संख्या की, तो परिमेय संख्या के अंदर एक तो होता है शांत दशमलव और एक होता है अशांत आवर्ती दशमलव। ये दोनों की दोनों संख्याएं हमेशा कौन सी बनेगी? परिमेय बनेगी। उदाहरण ले लेते हैं, शांत दशमलव की बात करते हैं। जैसे लिखा हुआ है 2.25 भाग 5। अगर आप इसमें भाग देते हो 5 का, तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा इसका। और रिजल्ट क्या मिलेगा? 5 चौका 20, 2 बचा, 5 पंजे 25। अब यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट आएगा तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट के पहले 0 बन जाएगा, यानी कि 0.45 ये आएगा अपने पास में, यही आएगा दोस्त। और तो ये संख्या कौन सी बनेगी? ये बनेगी परिमेय संख्या। अब बात करते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली। जैसे मैं यहाँ पे एक उदाहरण लेता हूँ, मुझे 20 में 6 का भाग देना है, यानी कि मैं हल कर रहा हूँ 20/6 को, और मैं पता लगाना चाहता हूँ कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, कौन सी संख्या का प्रकार है। तो जैसे ही मैं इसमें 6 का भाग लगा रहा हूँ, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 बार में गया, 20 में से 18 जाने पे 2 मिल गया। पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट का यहाँ पे 0 बनेगा, फिर वापस 20 बन रहा है, तो 6 तिये 18, फिर कितना बचा? 20 में से 18 गया तो वापस 2 बचा, वापस फिर 6 का भाग देंगे, फिर पॉइंट के बाद यहाँ पे 0 कितनी भी बार बढ़ा सकते हैं नीचे, यानी कि 1 0 लगा देंगे। ठीक है, 0 लगा सकते हैं पॉइंट के बाद, तो 6 तिये 18। वापस आप देखोगे तो ये भाग कभी खत्म ही नहीं होगा, यानी कि ये कहाँ तक चलता रहेगा? अनंत तक चलता रहेगा। आप चाहो तो इस पूरे बोर्ड को भर दो, आप चाहे अपनी कॉपी, रफ कॉपी, जो भी आपके पास मटेरियल है उनको भर दो, लेकिन कभी भी ये भाग खत्म नहीं होगा। अब ये भाग खत्म नहीं होगा तो इसको हम किस फॉर्मेट में लिखेंगे? इसको लिखेंगे कि 20/6। जैसे ही मैं 20 को 6 से डिवाइड कर रहा हूँ, मेरे पास रिजल्ट मिला 3.33333, है ना। अनंत तक ये वैल्यू बनेगी, अनंत तक, यानी कि ये भाग कभी पूरा नहीं होगा, ये भाग कभी खत्म नहीं होगा। तो इस प्रकार के, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अशांत। ये शांत नहीं हो रहा, अशांत है, अशांत आवृत्ति हो रही है। इसमें किसकी आवृत्ति हो रही है? जिस 3 3 3 3 चलता ही जा रहा है तो आवृत्ति हो रही है, और दशमलव भी आ रहा है, तो हम इसे बोलेंगे अशांत आवर्ती दशमलव। और जितनी भी अशांत आवर्ती दशमलव वाली संख्याएं होंगी वो सभी की सभी परिमेय संख्याएं बनेगी। कौन सी बनेगी? परिमेय संख्याएं। ठीक है ना। अब इसको लिखने का एक तरीका क्या है? इसको लिखने के लिए मैं बनाऊंगा इसको 3.3। ठीक है, आपको यह देखना है कि जिस भी अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, जो अंक बार बार रिपीटेशन में है, उस अंक के ऊपर आपको लगा देना है बार। क्या लगा देना है? बार। और इसे ही क्या बोलते हैं? बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार बोलते हैं। इसको हिंदी में रेखा कोष्ठक बोलते हैं। बोर्डमास नियम में जब हम बोर्डमास नियम पढ़ते हैं तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक को ही हल किया जाता है, वही है ये रेखा कोष्ठक। ठीक है ना। और अंग्रेजी में इसको बार बोलते हैं। तो बार का निर्माण हो जाएगा। अगर देखो, गणित में हम जानते हैं कि दोनों पेज बराबर होने चाहिए, होने चाहिए, यानी कि इधर 20/6 है मेरे पास, 20/6 को लिखा, 2 से काट दिया तो 10/3 आ रहा है मेरे पास में। तो इधर बराबर में जो वैल्यू आई है वो आई है 3.3 के ऊपर बार। क्या 3.3 के ऊपर बार को हल करके मैं इस वैल्यू के बराबर ला सकता हूँ क्या? अगर ला सकता हूँ तो सही होना चाहिए, नहीं ला पा रहे हैं तो गलती कर दी हमने। तो देखो कैसे ला सकते हैं। जब भी बार को हटाने के लिए बोला जाता है ना, बार वाले क्वेश्चन को सोल्व करना है तो कैसे किया जाता है? देखो, सबसे पहले आप इसको संख्या के रूप में लिख लो, जो भी दशमलव है उस दशमलव को वहां से रिप्लेस कर दो, हटा दो। जिस अंक के ऊपर बार है उस अंक को तो छोड़ दो, बाकी जिस अंक के ऊपर बार नहीं है उस अंक को उस संख्या में से, जो संख्या बन रही है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो, यानी कि घटा लो। 3 के ऊपर बार है, ठीक है, 3 के ऊपर, आगे वाले 3 के ऊपर बार नहीं है, अब नहीं है तो इसको इस संख्या में से घटाना पड़ेगा, इस संख्या में से घटा देंगे, घटा देंगे। जिस अंक के ऊपर बार है, ये देखो कितने अंकों के ऊपर बार है, अभी एक ही अंक के ऊपर बार है, वो है 3 के ऊपर।
जिस अंक के ऊपर बार होगा उस अंक का लगेगा 9, क्या लगेगा 9 अपॉन में बटा में ना, और जिस अंक के ऊपर बार नहीं है उस अंक का लगेगा 0, उस अंक का क्या लगेगा 0। ऐसे बार कॉल किया जाता है। तो 33 में से 3 माइनस किया तो यहाँ कितना आ गया 30, ठीक है। और इधर नीचे में क्या बन जाएगा, नीचे में बन जाएगा 90, कितना बन जाएगा 90। और इसको हल कर रहे हैं तो यहाँ पे अपने पास में रिजल्ट में क्या मिल रहा है 1/3, 1/3। देखो ये वैल्यू दोनों की दोनों समान है। अब आप चाहोगे कि उधर भी से 10/3 बनाओ तो ऐसा नहीं होता ना, इधर आ रहा है 1/3। आप 10/3 को सोल्व करेंगे आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा 3.333, लेकिन जैसे 1/3 को सोल्व करेंगे तो रिजल्ट में मिलेगा 0.3333, ठीक है ना। अब ये क्यों मिल रहा है, ये क्यों मिल रहा है, ये कहानी क्या बदली, ये कहानी बदली है इस दशमलव की वजह से। किसकी वजह से, इस दशमलव की वजह से। अगर आप चाहो तो जब भी ऐसे दशमलव आता है तो फिर 1 दशमलव आगे जाएगी वैल्यू, इधर वाली कहाँ जाएगी 1 दशमलव आगे चली जाएगी वैल्यू, इसीलिए हो रहा है वो ना। और आप चाहो कि नहीं इस दशमलव को हम बाद में रिप्लेस करना चाहते हैं, बाद में लगाना चाहते हैं तो ये लो लगा दो इस दशमलव का, यहाँ पे 10 मान के चलो शुरू से, तो यहाँ पे भी 10 रहेगा इस दशमलव का, यहाँ पे भी 10 रहेगा इस दशमलव का, और लास्ट में भी 10 रहेगा इस दशमलव का। तो यहाँ पे जैसे ही 10 रहेगा तो आपके पास में वैल्यू 0.33 मिल रही है, अपॉन में 10 आएगा तो यहाँ पे वापस वैल्यू बन जाएगी 3.333, है ना, जो कि सेम, दोनों की सेम आनी चाहिए और दोनों वैल्यू क्या होगी सेम होगी ऐसे, ठीक है ना। अपॉन में इस दशमलव का 10 मान के चलते हैं ना, दशमलव उठाना आता होगा आप सभी को, तो दशमलव उठाएंगे तो लास्ट में 10 बचेगा, उसको वापस भाग देंगे तो 3.3333 वैल्यू बन जाएगी। देखो एक बार अच्छे से देखो आप, शांत दशमलव वाली संख्या है और अशांत आवर्ती दशमलव वाली संख्या है, पूरी की पूरी संख्या हमेशा परिमेय संख्या होती है। कौन सी होती है, परिमेय होती है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो आगे बात करते हैं, है ना। जैसे ही आपको पता लगाना है कि कौन सी संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, अगर रिपीटेशन हो रहा है तो उन अंकों को लिखने के लिए उनके ऊपर बार लगा देंगे और वो संख्याएं बनेगी परिमेय। और जहाँ रिपीटेशन हो रहा है लेकिन रिपीटेशन अलग प्रकार से हो रहा है, उसमें पुनरावृत्ति नहीं हो रही संख्या के अंदर, अंक अलग अलग आते हैं। जैसे देखो एक होती है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या दशमलव में कैसे पहचानी जाएगी, ये पहचानी जाएगी अशांत अनावृत्ति, अनावृत्ति यानी कि आवृत्ति नहीं होगी इसमें, अशांत अनावृत्ति प्रसार, अशांत अनावृत्ति प्रसार बोल सकते हो आप, या अशांत अनावृत्ति दशमलव बोल सकते हो आप, ठीक है ना। अशांत अनावृत्ति दशमलव रूप प्रसार लिख देते हैं। देखो अब ये कैसे पहचानी जाएगी, जैसे मान लो कोई संख्या चल रही है आपके पास में 0.12346 ऐसे देखो कोई सा भी डिजिट बार बार रिपीटेशन में नहीं हो रही, सेम संख्या है बार बार रिपीट नहीं हो रही, है ना, रिपीट नहीं हो रही, लेकिन चल कहाँ रहा है अनंत तक चल रहा है। तो हमेशा याद रखना है ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, अपरिमेय संख्या का। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, अपरिमेय संख्या का, यानी कि ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। अब जैसे बात करते हैं कुछ संख्याएं जो परिमेय होती है कुछ अपरिमेय होती है, उनको कैसे दर्शा सकते हैं। जैसे नंबर 1 पे लिखते हैं, एक संख्या चल रही है 3.145 145 145 145 है, शून्य से डेफिनेटली जा रही है, अनंत तक जा रही है। अब ये संख्या पहले तो आपको ये पहचाननी है कि परिमेय है या अपरिमेय है। इस संख्या को पहचानने का एक सीधा सा नियम ये है कि जो भी संख्या में रिपीटेशन हो रहा है उस रिपीटेशन को देखो आप। रिपीटेशन अगर सेम डिजिट का होता है, जैसे यहाँ पे 1 4 5 1 4 5 1 4 5, यानी कि सेम डिजिट वापस रिपीट में हो रहे हैं, तो जैसे ही रिपीट में होंगे तो वो संख्या बनेगी परिमेय। कौन सी बनेगी, परिमेय। और यहाँ पे रिपीटेशन नहीं था तो वो संख्या बन रही थी अपरिमेय, तो पहला वाला एग्जाम्पल क्या बन जाएगा, परिमेय का। और इसको लिखने के लिए बार लगाएंगे, कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 1 4 5, तो जिन भी अंकों का रिपीटेशन हो रहा है उन अंकों के ऊपर क्या लगा देना है, बार लगा देना, और ये बन जाएगी परिमेय संख्या। कौन सी बन जाएगी, परिमेय संख्या। लेकिन अगर वही कोई संख्या 1 3 1 5 7 9 0
4 3 2 1 7 6 4 5 2, ऐसे अलग अलग रिपीटेशन हो रहा है। अब देखो यहाँ पे कोई डिजिट बिल्कुल सेम सा नहीं आ रहा बार बार, ठीक है ना, अलग अलग डिजिट आ रहे हैं। तो ये संख्या डायरेक्ट बन जाएगी अपरिमेय, और इसको बार के रूप में नहीं लिख सकते हम, इसको बार के रूप में नहीं लिख सकते हैं हम, ठीक है ना, याद रखना है आपको। अब जैसे कुछ बेसिक कंसेप्ट है उनको याद रखना है हमेशा, ठीक है ना। कौन से बेसिक कंसेप्ट है जैसे देखना है। नंबर 1 पे बात करते हैं जीरो की, हमेशा याद रखना है जीरो एक परिमेय संख्या है। जीरो कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। जीरो कौन सी है? परिमेय संख्या है। नंबर 2 पे बात करते हैं हम पाई की। किसकी बात करते हैं? पाई की। तो पाई, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई कौन सी संख्या है बेटा? अपरिमेय संख्या। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत बार, है ना। वैसे ही अगर मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ? 22/7 की। तो 22/7 क्या है? आपको याद होना चाहिए कि पाई का मान कितना होता है। पाई का मान कितना होता है? पाई का मान होता है 22/7 या 3.1456, ऐसा चलता ही जाता है, यानी कि 3.14, यानी कि 3.14 मानते हैं पाई का मान। पाई एक ग्रीक शब्द है, ठीक है ना। और देखो, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये याद रखना है कि पाई की वैल्यू तो 22/7, लेकिन पाई खुद एक अपरिमेय संख्या। अब इसमें कंफ्यूज यहाँ पे होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है तो 22/7 भी अपरिमेय होगी ना? नहीं होगी। आप 22 को 7 से डिवाइड करके देखना, आपको रिपीटेशन मिलेगा कुछ अंकों का बार बार, उसमें बार लगा सकते हैं तो परिमेय संख्या बनेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। 22/7 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। वैसे ही एक और अंक होता है, एक होता है ई, जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना। ई होता है, ई ई इसका मान होता है 2.17, ऐसे चलता ही रहता है अनंत तक। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मैथ में आता है ये। तो ये भी क्या होती है? अपरिमेय संख्या। ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इम्पोर्टेंट थी ये चारों, ये चारों कभी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, या तो जीरो का पूछता है, या पाई का पूछता है, या 22/7 का पूछता है ना। ये तो वैसे बहुत कम आते हैं, लेकिन ध्यान में रखना है आप लोगों को, कभी कभार पूछ भी सकते हैं। बाकी ये चारों बातें याद होनी चाहिए इस कंसेप्ट की, जरूर से जरूर आप सभी को, ठीक है। एक बार अच्छे से देखिए आप। चलो आगे बात करते हैं। संख्या रेखा पे जिन संख्याओं को दर्शा सकते हैं वो हमेशा वास्तविक होती है, और हम पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं 11 प्रकार की होती है, तो हम 11 प्रकार की संख्याओं को पढ़ते हैं। हमने प्राकृत पढ़ा, हमने पूर्ण पढ़ा, हमने परिमेय पढ़ा, हमने अपरिमेय पढ़ा, हमने एक संख्या रेखा भी पढ़ा था, ठीक है। अब बात करते हैं भाज्य संख्या की। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। देखो, भाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है ना? भाज्य संख्या। देखो, भाज्य संख्या कौन सी होती है? अगर भाज्य संख्या की बात की जाए तो वे संख्याएं जिनमें एक का, स्वयं का व अन्य का भी भाग जाए, है ना। तो डेफिनेशन हम शॉर्ट में लिखेंगे, जिसमें एक का, स्वयं का व अन्य का, व अन्य संख्या का भाग जावे या भाग जाए, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। इंपॉर्टेंट है इनके एग्जाम्पल। इंपॉर्टेंट क्या है? इनके एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल लिखते हैं हम, ठीक है ना। जैसे आपसे पूछा जाए कि भाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, तो भाज्य संख्या स्टार्ट होती है हमेशा 4 से। कहाँ से स्टार्ट होती है? 4 से। इंपॉर्टेंट है, 4, फिर 6, फिर उसके बाद में 8, फिर 9, 10, 12, है ना, उसके बाद में 14, ऐसे चलती ही जाएगी, ठीक है ना। अब इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, याद रखने की बातें क्या है? आपसे पूछा जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है?
सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी आपको बताना है। सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी 4। कौन सी होगी? 4। ठीक है, आपसे पूछा जाए सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या होगी 9। कौन सी होगी? 9। क्योंकि देखो स्टार्टिंग में दिखाई दे रहा होगा आपको कि 4 से हमेशा भाज्य संख्या स्टार्ट होती है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9। इन दोनों के बारे में याद रखना है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम के अंदर। जैसे मान लो आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या का योग कितना होगा, का गुणनफल कितना होगा, का अंतर कितना होगा, है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, तो याद होना चाहिए आप सभी को ये। और हम बात करते हैं जैसे इसी में से एक क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। भाज्य संख्या, या फिर ऐसे नहीं, ऐसे बनाते हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या का सार्वगुणनखंड कितना होगा? कितना? क्वेश्चन को देखो ध्यान से। सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या का सार्वगुणनखंड कितना होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और हल करने की कोशिश करो एक बार आप। तो देखो दोस्त, हम बात कर रहे हैं सार्वगुणनखंड की। सबसे पहले पता होना चाहिए सार्वगुणनखंड क्या होता है, तभी हम इसको हल कर सकते हैं। देखो बेटा, एक होता है गुणनखंड, एक होता है सार्वगुणनखंड। गुणनखंड का मतलब होता है किसी भी संख्या का क्या करना, फैक्टराइजेशन करना या फैक्टर करना, फैक्टर निकालना। जैसे फॉर एग्जाम्पल के पहले इसको समझते हैं। जैसे मेरे पास में लिखा हुआ है यहाँ पे 6, अगर मैं 6 का गुणनखंड निकालूंगा, क्या निकालूंगा? 6 का मैं गुणनखंड, या फिर इसको अलग से ही पढ़ लेंगे बाद में ना। हम इसका 6 का गुणनखंड निकालेंगे, तो 6 का फैक्टराइजेशन करो, 6 को तोड़ो टुकड़ों में, गुणनफल के टुकड़ों में तोड़ो। जैसे देखो क्या 6 में किस किस संख्या को भाग जाता है, कौन कौन सी संख्या मतलब इसकी फैक्टर होगी, किस किस संख्या का भाग दे सकते हैं 6 के अंदर, वो होता है गुणनखंड। जैसे 1 का भाग जा रहा है इसमें, इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें 3 का भाग जा रहा है, 4 का नहीं जा रहा, 5 का नहीं जा रहा, और खुद 6 का भाग जा रहा है, तो ये इसके गुणनखंड होंगे, ये इसके क्या होंगे? गुणनखंड होंगे 6 के। आपसे पूछे 6 के गुणज, एक होता है गुणज, एक क्या होता है? गुणज, और गुणज का मतलब होता है मल्टीपल, गुणज का मतलब क्या होता है? मल्टीपल। और गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर, गुणनफल का मतलब होता है फैक्टर। इन दोनों बातों को ध्यान से समझना है। एक होता है फैक्टर, फैक्टर का मतलब गुणनखंड की उस संख्या में किस किस संख्या का भाग जा सकता है या किस किस संख्या का भाग दे सकते हैं। और एक होता है गुणज, गुणज बोलते हैं मल्टीपल को, और मल्टीपल मतलब उस संख्या में जैसे 1 से मल्टीपल करने पे क्या आएगा, 2 से करने पे क्या आएगा, 3 से करने पे क्या आएगा। सीधी सी बात ये आप बोल सकते हो उसको कि 6 का पहाड़ा, 6 का पहाड़ा है उसका मल्टीपल यानी गुणज कराता है, तो ये चलेगा 6, 12, 18, 24, 30, ऐसे चलता ही रहेगा, ठीक है ना, 16 तक। तो ये होते हैं गुणनखंड और ये होता है गुणज। अब हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन पे हमें पूछा गया है कि हमें निकालना है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या का सार्वगुणनखंड। अब सार्वगुणनखंड वो होता है जो दोनों में ही कॉमन हो। अगर मैं 4 का गुणनखंड की बात करता हूँ तो 4 में 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, खुद 4 का भाग जाएगा। अगर मैं 9 की बात करता हूँ तो 9 के अंदर 1 का भाग जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, 3 का भाग जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, खुद 9 का भाग जाएगा। तो इन दोनों के अंदर जो उपेनिष्ट मिल रहा है, जो फैक्टर कॉमन मिल रहा है आपको, वही क्या होता है? सार्वगुणनखंड। अब देखो इन दोनों में कौन सा कॉमन मिल रहा है? 1 मिल रहा है, दोनों के अंदर कॉमन कौन सा मिल रहा है? 1 मिल रहा है, तो इसका सार्वगुणनखंड, इसका सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा? इसका सार्वगुणनखंड हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा? 1। तो सार्वगुणनखंड क्या मिलेगा हमें? इसका 1 मिलेगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट नहीं आता ना, आपको बेसिक नहीं पता इसका, तो आप इस क्वेश्चन को गलत करते हो, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है, हमें बेसिक ही नहीं पता होता है, बहुत सारों को पता ही नहीं होता है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है। तो जब तक हमें बेटा कंसेप्ट पता नहीं होगा ना, हम ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर सकते। तो
कंसेप्ट ही जरूरी है सबसे पहले। अभी धीरे 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 जैसे लेवल बढ़ता जाएगा ना, वैसे ही थोड़े पे डिफिकल्टी भी बढ़ती जाएगी। देखो, तो हमने हल किया है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या जो कि 4 है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या जो कि 9 है, दोनों का सार्वगुणनखंड निकालना है। और ऐसी बात नहीं, इससे क्वेश्चन हजारों प्रकार के बन सकते हैं। हजारों कैसे बन सकते हैं? मान लो आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी समभाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा, तो गुणनफल में तो हम 4 गुणा 9 करेंगे तो 9 चौके 36 बन जाएगा। इसमें योग पूछा जा सकता है, इसमें अंतर पूछा जा सकता है ना, इसमें इनका लसप पूछा जा सकता है, इसमें इनका मासप पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं। मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे भी बन के आ सकती है। अगर आपका बेसिक क्लियर है ना, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से हैंडल कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। और बेसिक क्लियर नहीं है ना बेटा, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो अच्छे से देखिएगा एक बार। चलो आगे बात करते हैं अभाज्य संख्या की। कौन सी संख्या की? अभाज्य संख्या की। कौन सी संख्या की बात कर रहे हैं? अभाज्य संख्या की। ठीक है, तो अभाज्य संख्या देखो कौन सी संख्याएं होती है अभाज्य और किस प्रकार की संख्याएं होती है अभाज्य। ठीक है, तो हम बात करते हैं अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या की। तो अभाज्य संख्या, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या मतलब भाज्य की उल्टी होगी। भाज्य के अंदर एक का अन्य का स्वयं का भाग जाता था, अन्य का भी जाता था भाज्य में, लेकिन अभाज्य के अंदर अन्य का भाग नहीं जाएगा। अभाज्य वो संख्या होती है जिसमें एक का व स्वयं का भाग, एक का व स्वयं का भाग, केवल इन्हीं का भाग जाता हो, एक का व स्वयं का ही भाग जाता हो, बाकी अन्य संख्याओं का भाग नहीं जाता हो। ठीक है दोस्त, तो बात करते हैं भाज्य संख्या की जिसमें एक का वो स्वयं का ही भाग जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो अभाज्य संख्या हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है? अभाज्य संख्या में से स्टार्ट होती है 2 से। कहाँ से स्टार्ट होती है? 2 से। 2, 3, 5, 7, उसके बाद 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11, 13 है ना, 17, 19, 23, ऐसे चलती जाएगी दोस्त। ठीक है, ये अभाज्य संख्या होती है। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। अब इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस दो के बारे में। इस दो के बारे में, दो के बारे में इम्पोर्टेंट बात क्या है? एक बार इसको पूरी लाइन को ध्यान से देखो आप। इसमें क्या इसमें आपको कोई दूसरी सम संख्या नजर आ रही है? आ रही है क्या सम संख्या? नजर नहीं आ रही है। एक मात्र संख्या आ रही है 2। आगे वाले में नहीं आ रही, एक मात्र संख्या आ रही है 2। यही इंपॉर्टेंट है इसमें। एक मात्र, एक मात्र सबसे छोटी, सबसे छोटी, छोटी लिखा हुआ नहीं आएगा, ऐसे भी आ सकता है। एक मात्र, एक मात्र सम भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कौन सी है? तो एक मात्र समभाज्य, सॉरी सम अभाज्य, अभाज्य सॉरी बेटा, सम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो एक मात्र सम अभाज्य संख्या है 2। कौन सी है? 2। एक मात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। बाद में बात की जाए तो सभी की सभी अभाज्य ही होती है इसके अंदर। अब हम, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे देखो, अगर हम बात करते हैं, जिसमें गिनती लिखता हूँ एक बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे चल रही है। ठीक है, और मैं बात करता हूँ अभाज्य की। तो अभाज्य के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। ये वाली अभाज्य है, ये वाली अभाज्य है, ये वाली अभाज्य है, ये वाली अभाज्य है ना। ये सभी की सभी क्या हो गई? अभाज्य। कौन सी हो गई? अभाज्य। कौन सी संख्या बेटा? अभाज्य संख्या हो गई। अगर मैं बात करता हूँ भाज्य संख्या की, तो भाज्य संख्या हमने पढ़ा 4 से स्टार्ट होती है, फिर 6 आता है, फिर 8 आता है, यानी कि 4, 6, 8, ये कौन सी हो गई? ये हो गई भाज्य संख्या। कौन सी हो गई? भाज्य संख्या। अब इसमें क्या नहीं दिखाई दे रहा है? इसमें दिखाई दे रहा है कि ये एक क्या है। एक की कहानी तो अभी जानी नहीं है हमने। एक आखिरकार है क्या? एक के बारे में क्या है? एक भाज्य या भाज्य है ना। 2 से स्टार्ट हो रही है भाज्य, तो भाज्य 4 से स्टार्ट हो रही है, एक तो बाकी रह गया, एक बाकी रह गया ना बेटा। तो एक के बारे में यही इम्पोर्टेंट बात है कि एक जो है, एक, एक न तो भाज्य है, न तो भाज्य हैं और न ही अभाज्य। एक न तो भाज्य हैं और न ही अभाज्य, दोनों ही नहीं है। न तो एक भाज्य है और न ही अभाज्य। ठीक है दोस्त, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, ये पता होना चाहिए हमें। ठीक है, और अभाज्य संख्याओं के बारे में भी पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है।
और इनसे बहुत सारे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जैसे क्वेश्चन बना सकते हैं ना आपके सामने, जैसे एक क्वेश्चन बनाते हैं अभी। क्वेश्चन है सबसे छोटी समभाज्य या सम अभाज्य तथा सबसे छोटी संख्या का योग कितना होगा। क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य तथा सबसे छोटी संख्या का योग कितना होगा। अब देखो यहाँ से बेटा पता होना चाहिए कि सबसे छोटी समभाज्य की बात हो रही है, सम अभाज्य की बात हो रही है, सम अभाज्य की। तो सबसे छोटी सम अभाज्य कौन सी है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है 2। कौन सी है, 2। आगे है तथा सबसे छोटी संख्या आपको पहले नंबर की क्लास में बताया गया था कि बेटा सबसे छोटा अंक होता है 0 और सबसे छोटी संख्या होती है 1। और हमें दोनों का पूछा है यहाँ पे ऐड, प्रोडक्ट नहीं, ऐड यानी कि प्रोडक्ट तो होता है गुणा, ऐड पूछा है यहाँ पे जोड़ने के लिए। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 1 होती है। पता होना चाहिए कि सबसे छोटा अंक तो होता है 0, सबसे छोटी संख्या होती है 1। तो सबसे छोटी संख्या तथा सबसे छोटे सम अभाज्य का योग हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा, 3। तो आपका आंसर बनेगा उसमें 3। ठीक है दोस्त, अब हम बात करते हैं, जैसे आपसे पूछा जाता है कुछ बेसिक्स कंसेप्ट होते हैं ना उनके बारे में। जैसे मैं बात करता हूँ 1 से लेके 25 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। तो 1 से लेके 25 तक कितनी अभाज्य होती है, टोटल अभाज्य कितनी होती है 1 से लेके 25 तक। 1 से लेके 25 तक होती है बेटा 9। कितनी होती है, 9। 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक कितनी होती है, 1 से लेके 50 तक होती है टोटल 15। कितनी अभाज्य संख्या होती है, 15। वैसे ही बात की जाए आपसे 1 से लेके 75 तक, तो 1 से लेके 75 तक टोटल कितनी अभाज्य होती है, टोटल होती है 21। कितनी होती है, टोटल 21 होती है। वैसे ही बात की जाए 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 1 से लेके 100 तक होती है 25 अभाज्य संख्या होती है। इनके बारे में पता होना चाहिए बेटा कि 1 से लेके 25 तक कितनी अभाज्य, 9 संख्या। 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य होती है, 15 संख्या। 1 से लेके 75 तक कितनी अभाज्य होती है, 21 संख्या। 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य होती है, 25 संख्या। वैसे आगे भी ध्यान रखना चाहिए, तो याद रख सकते हैं कि 1 से लेके 125 तक कितनी होती है, उसमें 30 हो जाती है। या फिर ये पूछा जा सकता है कि 1 से लेके 200 तक कितनी होती है। तो 1 से लेके 200 तक होती है बेटा 46 संख्या है। कितनी होती है, टोटल 46 संख्या। 1 से लेके 200 तक टोटल 46 संख्या अभाज्य होती है। 1 से लेके 1000 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, 1 से लेके 1000 तक कितनी अभाज्य होती है, 1 से लेके 1000 तक होती है 167। कितनी होती है, 167, 167। इतनी संख्याएं अभाज्य होती है। ठीक है, आपसे पूछा जाए जैसे एक अंक के बारे में पूछा जाए कि एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो 7 बन जाएगी एक अंक की। तो ठीक है, ऐसे पूछा जाए 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, ठीक है ना, याद रखना। जैसे 3 अंकों की बात करते हैं कि 3 यहाँ से है ना, जैसे बात की जाए 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, इसके बारे में याद रखना। ये पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछ सकता है कभी भी। ये बेटा 997 यानी कि 997। 997 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो देखो अभाज्य संख्या वह संख्या जिसमें एक का वो स्वयं का ही भाग जाता हो। जैसे 2, 3, 5, 7 है ना, 11, 13। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या एकमात्र कौन सी है, वो है 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या एकमात्र है 2। उसके बाद में है जैसे हमने देखा कि हम गिनती लिखते हैं, गिनती लिखने पे पता लगा रहे हैं कि 2 क्या है, 3 क्या है, 5 क्या है, 7 क्या है अभाज्य है, और 4, 6, 8 ये भाज्य है। तो बचा हुआ एक ना तो भाज्य और नहीं अभाज्य है। एक के बारे में पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में हमने क्वेश्चन देखा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का योग कितना होगा। तो योग होगा 2 + 1 यानी कि 3 हो जाएगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। तो याद रखना है 1 से 25 तक टोटल 9, 1 से 50 तक टोटल 15, 1 से 75 तक टोटल 21, 1 से 100 तक 25। ये सभी अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 200 तक कितनी अभाज्य होती है, 46। 1 से लेकर 1000 तक कितनी अभाज्य होती है, 167 यानी कि 167 संख्याएं टोटल क्या होती है, 1 से लेकर 1000 तक अभाज्य होती है। एक बार देखो इसको, आगे बढ़ते हैं फिर।
अब बात करते हैं इसके बाद में बेटा, एक होती है सहभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? सहभाज्य संख्या। अब सहभाज्य संख्या के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहले सहभाज्य संख्या कौन सी होती है, किस प्रकार की संख्या सहभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है ना। देखो, अगर बात की जाए सहभाज्य संख्या की, सहभाज्य तो सहभाज्य संख्या, तो सहभाज्य संख्या में हमेशा पेयर आता है, जोड़ा आता है, जोड़ा, दो दो संख्याओं का जोड़ा रहेगा। तो सहभाज्य संख्या का मतलब होता है वे दो संख्याएं जिनका मतलब एक हो। तो वे दो संख्याएं जिनका HCF का मतलब जिनका मतलब एक हो। क्या हो? एक हो। देखो, इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट सबसे बड़ा वाला फैक्टर कौन सा है? अभी समझाया था आपको फैक्टर क्या होता है। फैक्टर होता है गुणनखंड, तो वो क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखते हैं, दोनों का मसप एक होना चाहिए। जैसे 2 और 3 का देखेंगे तो मसप एक आएगा। जैसे देखूंगा 799, तो 799 का भी क्या आएगा? मसप एक आएगा। लगातार जो भी दो क्रमांक संख्याएं होगी ना, उनका मसब हमेशा एक होता है, और लगातार दो संख्याएं हमेशा सहभाज्य संख्या होती है। इसमें बस इतना ही याद रखना है, कोई विशेष संख्या नहीं है ये, ठीक है ना। इसके बारे में पढ़ते हैं त्रिभुजाकार संख्या। त्रिभुजाकार संख्या एक होती है त्रिभुजाकार संख्या है, ठीक है ना। वैसे ये इतनी काम नहीं आती है, लेकिन कभी कभार इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मैं एक पेपर देख रहा था, उसके अंदर MP पटवार में आया था क्वेश्चन कि 10 त्रिभुजाकार संख्याओं का योग कितना होगा, इसे पता होना चाहिए। तो एक होती है त्रिभुजाकार संख्या। त्रिभुजाकार संख्याओं का मतलब क्या होता है? त्रिभुजाकार संख्याओं का मतलब होता है कि डॉट की सहायता से त्रिभुज बनाने हैं आपको। और कितने डॉटों की सहायता से बना सकते हो? जैसे यहाँ पे लिखा है 1, ऐसे, फिर यहाँ पे लिखा है 3, यहाँ पे लिखा है 1 2, है ना, 3 4 5, ऐसे 5 की सहायता से त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा ना आपको बनता हुआ। जैसे ये त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे त्रिभुजाकार संख्याएं कहलाती है। अब इन त्रिभुजाकार संख्याओं को डायरेक्ट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, और निकालने का फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट n प्लस 1/2, डायरेक्ट ये वाला। और हम ये फॉर्मूला पहले भी पढ़ चुके हैं। ये फॉर्मूला है n प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र। तो n प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र यही होता है बेटा, n ब्रैकेट n प्लस 1/2। अब देखो ये सूत्र क्या काम आएगा इसमें। अगर मुझे निकालनी है कि नंबर 1 पे पहली त्रिभुजाकार संख्या कौन सी आएगी, तो मैं 1 की वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे। तो 1 रखा, तो 1 ब्रैकेट 1 प्लस 1/2, 1 ब्रैकेट को उठाएंगे, गुणे का चिन्ह, 1 और 1 को जोड़ा तो 2/2, 2 से 2 गया तो 1। यानी कि इसके एग्जाम्पल में पहली त्रिभुजाकार संख्या कौन सी आ गई? 1। अगर मैं दूसरे नंबर की त्रिभुजाकार संख्या निकालना चाहता हूँ, तो n की जगह 2 पुट करेंगे। तो 2 ब्रैकेट 2 प्लस 1/2, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 को जोड़ा तो 3/2, 2 से 2 कट गया। तो दूसरी त्रिभुजाकार संख्या कौन सी आ गई? 3। कौन सी आ गई? 3। वैसे ही मैं चौथी त्रिभुजाकार संख्या की बात करना चाहता हूँ, तो n की जगह मैं रख दूंगा 3, क्योंकि मुझे तीसरी त्रिभुजाकार संख्या चाहिए। तो 3 ब्रैकेट 3 प्लस 1/2, तो 3 इंटू 3 और 1 4/2, 2 से 2 4/2 बार में 3 दूनी 6, तो कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो ऐसे याद रखना है आपको, 1 3 6। अब जैसे चौथी निकालना है, तो यहाँ 4 रखो, यहाँ 4 प्लस 1 होगा तो 5, 4 2 से कटेगा 2 बार में, और तो यहाँ पे आ गया 5 दूनी 10। तो अगली त्रिभुजाकार संख्या कौन सी आ जाएगी? 10 आ जाएगी, ठीक है। कौन सी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। ये त्रिभुजाकार संख्या है बेटा, और ये त्रिभुजाकार संख्या ऐसे चलती ही रहती है। डायरेक्ट मैं आपसे पूछ सकता हूँ ऐसे कि 21वीं त्रिभुजाकार संख्या कौन सी आएगी। क्या पूछ रहा हूँ मैं आपसे? 21वीं त्रिभुजाकार संख्या कौन सी आएगी। क्वेश्चन है आपके पास में, 21वीं त्रिभुजाकार संख्या कौन सी आएगी? 21वीं त्रिभुजाकार संख्या कौन सी आएगी। अब 21वें नंबर की त्रिभुजाकार संख्या के बारे में पूछा गया है, तो निकालने के लिए क्या करेंगे? निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n ब्रैकेट n प्लस 1/2, लगा दिए फॉर्मूला। अब फॉर्मूला लगाने के बाद में हमें पूछा है 21वें, तो n का मान 21 ब्रैकेट 21 प्लस 1/2, तो 21 और 21 प्लस 1 जोड़ लिया तो 22, ब्रैकेट को उठाएंगे तो गुणे का चिन्ह 22, ठीक है, भाग 2 से काटा तो 11 बार में, तो 21 गुणा 11, तो कितना आ जाएगा? 1 3 2, कितना आ जाएगा? 231। कितना आ जाएगा? 231। तो 21वें नंबर की त्रिभुजाकार संख्या कौन सी होगी? 231।
तो 21वें नंबर की कौन सी आ जाएगी बेटा, 21वें नंबर की संख्या आ जाएगी कौन सी, 231। ये वाली संख्या हो जाएगी त्रिभुजाकार संख्या। कौन सी 21वीं त्रिभुजाकार संख्या कौन सी होगी, देखो एक बार ध्यान से आप इसको। अब देखते हैं, एक होती है पूर्णांक, और पूर्णांक के बारे में स्टार्टिंग में बता दिया था कि पूर्णांक संख्या वे संख्या होती है जिनमें एक पूरा का पूरा अंक दिखाई देता है। तो हमने संख्याओं के बारे में जान लिया है कि संख्याएं कौन कौन सी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। अब इसके बारे में आगे पता होना चाहिए विभाज्यता का नियम, और विभाज्यता के नियम आपको याद होने चाहिए कि कौन सी संख्या है किस संख्या का भाग पूरी बार जाएगा, ठीक है ना। अब मैं आपको एक बार डायरेक्ट बता देता हूँ विभाज्य का नियम। विभाज्य का नियम की बात करते हैं, या फिर सबसे पहले तो पढ़ते हैं, हाँ, विभाज्य के नियम के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा संख्याओं को पढ़ने का ज्ञान होना चाहिए। एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली चलती है, उसमें आता है मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, वो वाली पता होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, जो अपनी भारतीय प्रणाली वो पता होनी चाहिए, ठीक है ना दोस्त। तो देखो अब आगे बात करते हैं, हम इतने लेवल भी नहीं गिराएंगे, हम पढ़ेंगे कंपटीशन लेवल में, जो हमारे कंपटीशन में पूछा जाता है। स्मार्ट स्टडी करेंगे, ठीक है ना। जो टॉपिक आपसे पूछा जाता है वही से ही पूछेंगे। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट था अभी इसमें संख्याओं के बारे में, जब तक संख्याओं का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम क्वेश्चन को हैंडल ही नहीं कर सकते। अगर लैंग्वेज का क्वेश्चन बन के आ गया कि बताओ सबसे छोटी त्रिभुजाकार संख्या कौन सी है, अब बहुत सारों को यही नहीं पता है कि त्रिभुजाकार संख्या होती क्या है भाई। अब उसको त्रिभुजाकार संख्या के बारे में नहीं पता तो कहाँ से बताएगा सबसे छोटी त्रिभुजाकार संख्या कौन सी है। और मान लो जिस बच्चे को नहीं आता तो वो दिमाग लगाएगा कि सबसे छोटी संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 होगी क्या। मैं दूसरे ऑप्शन दे देता हूँ, 1, 0, -1, है ना, 2, 5, कन्फ्यूज हो जाएगा बच्चा, उसको पता ही नहीं रहेगा। तो कंसेप्ट पता होना चाहिए। कंसेप्ट का मतलब है कि उसको बेसिक पता होना चाहिए। जब तक बेसिक पता नहीं होगा ना, वो आगे उसको सही नहीं कर सकता। अब बात करते हैं विभाज्य के नियम की। किसकी बात करें, विभाज्य के नियम की। तो विभाज्य का नियम, विभाज्य का नियम, विभाज्य का नियम है बेटा कि कौन सी संख्या में किस संख्या का भाग जाएगा। सबसे पहले मैं 2 की बात करता हूँ। तो जिस संख्या का इकाई का अंक, कौन सा अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक उस संख्या का आपको हमेशा 2, 4, 6, 8, 0 इन्हीं में से मिलना चाहिए, उस संख्या में 2 का भाग जाएगा। मैं बात करता हूँ 3 की, तो अंकों का योग, अंकों का योग 3 का गुणज, अंकों का योग 3 का गुणज, गुणज का मतलब पहाड़ा। उस अंकों को जोड़ने पे उनका योग 3 का गुणज होना चाहिए। और यही नियम होता है सेम टू सेम किसका, 9 का। किसका होता है, 9 का। 3 का और 9 का एक ही नियम होता है बेटा। अब मैं बात करता हूँ 6 की। किसकी, 6 की। तो 6 का वो बोलता है कि जिस संख्या में 2 का भाग जा रहा है, जिस संख्या में 3 का भाग जा रहा है, उस संख्या में 6 का भी भाग जाएगा। जिस संख्या में 2 का भाग जा रहा है, जिस संख्या में 3 का भाग जा रहा है, उसमें 6 का भी भाग जाएगा। 5 का विभाज्य का नियम क्या है, 5 का है कि जिस संख्या का इकाई का अंक, कौन सा वाला, इकाई का अंक, यानी कि यूनिट प्लेस वाला, या तो 0 या 5 दोनों ही हो, तो उसमें भाग 5 का भाग जाएगा। बात करते हैं 7 की। तो 7 का विभाज्य का नियम ये बोलता है बेटा कि सम स्थान पे आने वाले अंकों, विषम स्थान पे आने वाले अंकों का आपको योग करके उनका अंतर निकालना है। अगर अंतर एक 7 का गुणज प्राप्त होता है तो उस संख्या में 7 का भाग जाता है। वैसे 7 का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है 3 का व 9 का। 3 का व 9 का इंपॉर्टेंट है बेटा, 3 का व 9 का, सॉरी 9 का, है ना। कैसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन देखो आप, है ना। देखो 2, 5, 7 स्टार, 1, 0, 2 में संख्या 3 से विभाज्य हैं, तो स्टार के स्थान पर